नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान। देहरादून के गांधी पार्क से भी निकाली गई तिरंगा यात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मंत्री धन सिंह रावत समेत विधायक रहे मौजूद। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विभागों की 2 दिवसीय कार्यशाला। पहले दिन पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग की ली समीक्षा। आगामी 3 साल के एजेंडे पर की गई चर्चा। हल्द्वानी से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में निकाली यात्रा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी किया सम्मानित। पीएम मोदी का सपना कैसे होगा पूरा? देहरादून को स्मार्ट शहर बनाने का काम अभी भी अधूरा। तो 100 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी शहर की सूरत बदरंग। जनता के मुताबिक अभी भी नतीजा जीरो। कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन ने किया कमाल। भारत को दिलाया 20वां गोल्ड। परिजनों और स्थानीय लोगों में दिखा खुशी का माहौल। अब खबरें विस्तार से। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी को लेकर देहरादून के गांधी पार्क में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून शहर के मेयर और विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा लिए जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ चल पड़े। आयोजित इस प्रभात फेरी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे अनेकों विद्यालयों से शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा सारा समन्वय यहाँ पर किया गया है, सबका एकत्रीकरण किया गया है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी। देहरादून में टपकेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली गई। शोभा यात्रा निकलने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक खजानदास, देहरादून के मेयर, डीएम और एएसपी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बार इस शोभा यात्रा की खास बात यह रहेगी कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। पुष्प वर्षा के लिए 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। हमारे साक्षात महादेव हैं यहाँ पर, और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान हैं। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने सभी विभागों की 2 दिवसीय कार्यशाला की, जिसमें पहले तो पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा हुई और आगामी 3 साल के एजेंडे पर चर्चा भी की गई। वहीं दूसरे दिन गन्ना विकास और कौशल विकास विभाग की समीक्षा होगी, ताकि अगले 3 सालों तक इन विभागों द्वारा एजेंडे के आधार पर काम किया जा सके। देखिए, एक हमने 2 दिन का चिंतन शिविर रखा है, जिसमें आज मेरे 3 विभागों के मत्स्य पालन हो, पशुपालन और दुग्ध विकास, इन 3 विभागों के सारे समस्त अधिकारी थे और जिलों के सीबीओस थे, सारे हमारे डॉक्टर्स थे। उसके साथ साथ मैंने सारे पशुपालकों को, हमारे मत्स्य पालकों को, हमारे दुग्ध उत्पादकों को भी यहाँ पे बुलाया था
और 13 के 13 जिलों से हमारे पशुपालक, दूध उत्पादक और मत्स्य पालक यहाँ पर आए थे। 4.5 घंटे की बैठक चली। उसमें बहुत सारी हमने एक मिशन 2025 का एक हमने इशू उठाया है कि 2025 में हमारे तीनों विभागों के द्वारा क्या काम हम उपलब्धियां गिनाएंगे। जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो हमारे विभागों से कौन सी ऐसी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, इनको हम 2025 में प्रकाशित करेंगे। उस पर चर्चा हुई, उस पर गोल सेट हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूदी टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बहनों को तोहफे भी भेंट किए गए। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि रक्षाबंधन बहनों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बहनों द्वारा उन्हें राखी बांधी गई है। ये इस पर्व का हम लोग सालों इंतजार करते हैं। आज रक्षाबंधन का जो हमारा कार्यक्रम है, हमारे मंत्री गणेश जोशी जी करते हैं। 14 साल से निरंतर वो करते आ रहे हैं और बहुत उनको बहनों का आशीर्वाद भी मिलता है। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, इसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, इनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा उतरेगा, सदैव आपकी सेवा करेगा। समाज जसपुर में पहली बार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासिल मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। तराई का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जसपुर है। यहाँ के पूर्व विधायक हमारे साथ डॉक्टर साहब, सिंगल साहब, और मैं तो आज देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य। भारत में गांव से लेकर शहर तक अपनी पकड़ फिर मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाले जाने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के कोने कोने में कांग्रेसी अपनी ताकत लगाने में जुट चुके हैं। इसी को लेकर ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। 12 राज्यों से होकर गुजरने वाली ये यात्रा 3600 किलोमीटर का सफर तय करेगी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी जगह जगह चौपाल लगाएंगे। तीन 3600 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में बने रहेंगे। इसमें लोकल मुद्दों के साथ साथ नौजवान नवयुवतियों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जोड़ना है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, राष्ट्र को सीमाओं को जो खतरा हो रहा है उस पर बातचीत, और जो भी जन सुरों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी पे चौपालें लगा के लोगों से बात करते हुए यात्रा चलेगी और ये 12 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को से होते हुए गुजरेगी।
हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, उसी प्रकार आज एक बार फिर देश को जरूरत है भारत जोड़ने की, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम, और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है, उस समाज को हम जोड़ने में सफल। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस क्रम में रामनगर में होने वाली यात्रा को लेकर पूर्व विधायक रंजीत रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस यात्रा को लेकर चर्चा की। भारत तिब्बत सीमा पुलिस महिला दल ने उत्तराखंड सीमा पर 17,000 फीट गश्त पूरी की है और विशेष गश्ती दल की थीम आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान पर भी आधारित रही। आपको बता दें कि आईटीबीपी के प्रवक्ता विवेक पांडे ने बताया कि आईटीबीपी ने 2016 से सीमा चौकियों पर महिला कर्मियों को तैनात करना शुरू कर दिया था। वर्तमान में बल में करीब 250 महिलाएं सेवाएं दे रही हैं। माफ कीजिएगा, 2,500 महिलाएं इस में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का यह सपना था कि देहरादून एक स्मार्ट सिटी बने और यहां की सड़कें अव्वल दर्जे की बने, बिजली के तार अंडरग्राउंड हो और यहां पार्क बनाया जाए, पार्किंग बनवानी जाए और लोगों के इस्तेमाल के लिए शौचालय भी बने। लेकिन कुछ नहीं बना। लोगों का कहना है कि देहरादून स्मार्ट बनने की बजाय और बदरंग होता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट 2017 में शुरू हुआ था और अब 2022 यानी कि पूरे 5 साल बाद भी स्मार्ट सिटी बनने की कवायद पूरी नहीं हो पाई है। कई सौ करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देहरादून की सूरत बदलती नहीं दिख रही। अगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड देहरादून में सीईओ की बात करें तो अब तक 7 की बदले 2 हो चुकी है। वर्तमान में सोनिका के कंधों पर स्मार्ट सिटी का भार है, लेकिन जनता के मुताबिक अभी भी नतीजा 0 है। हद तो यह है कि स्मार्ट सिटी के कार्य पूरा करने के लिए कर बार डेडलाइन भी बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ और पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्मार्ट सिटी के काम पर सवाल खड़ा करते नजर आते हैं। जो स्मार्ट सिटी का सड़कों का काम अभी मैं जिस प्रकार से देख रहा था, जो हालात मैंने देखी, संतोषजनक तो नहीं कहा जा सकता। और जो मैं महसूस कर रहा हूं कि एक दूसरे पे डाल के अपनी बात को दूसरे पे थोपना, ये मुझे इसमें जो महसूस हुआ। और यहाँ जो सीईओ हैं सोनिका जी, उनसे भी मैंने कहा है, यदि इस स्थिति में हम लोग रहेंगे, कंप्लीट करने की जो तिथि वो खत्म हो गई, एक्सटेंशन की जो डेट थी वो खत्म हो गई, उसके बावजूद यदि हम हालात ये रहेगी तो इसमें जो काम नहीं हुआ वो तो समझ में आता है कि नहीं हुआ, लेकिन जनता को इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। सवाल जनता का है। हमारा मकसद स्मार्ट सिटी का ये था कि हम जनता को उसमें सुविधाएं देंगे और हम लगातार जो है, जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ है, लगातार जो है काम की गुणवत्ता, काम कितनी तेजी से चल रहा है, लगातार हम जो है ठेकेदार से, स्मार्ट सिटी के जितने हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार हमारा प्रयास यह है कि स्मार्ट सिटी का काम जल्दी से जल्दी ये समाप्त हो, क्योंकि स्टार्ट हुए तो बहुत टाइम हो गया, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समाप्त हो और इससे जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो दिक्कतें ना आए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था, मंत्री जी से भी अनुरोध किया था
आज मंत्री जी ने जो है इसका स्थलीय निरीक्षण किया है। मुझे लगता है कि मंत्री जी के बाद काम में सुधार होगा और जल्दी इसमें जो है काम जो है गुणवत्ता के साथ जो है ये समाप्त होगा। उनका जो अभी हमने टारगेट दिया है दिवाली से पहले कंप्लीट करने का टारगेट, अब जो रिवाइज दिया हुआ है वो दिया हुआ है और अभी कार्य चल रहा है, लेकिन इसमें भी गति अभी धीमी है क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। अब काम वैसे नहीं हो सकता है, तो उसमें भी हम देख रहे हैं किस तरह से कार्य को एक्सपेडाइट किया जा सके और कार्य पूर्ण किया जा सके। हम लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। पूरा देहरादून खुला हुआ है, एक भी सड़क साबुत नहीं है, कोई सड़क ऐसी नहीं जिसमें पानी का जमाव इस बरसात में नहीं हो रहा। पैदल चलना तो छोड़िए, 2 पहिए से जाना भी मुश्किल हो रहा। पूरी शहर को खोद दिया गया है, पैसे की बंदरबाट हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोगों का जीना हराम इस देहरादून शहर में हो गया है और कांग्रेस लगातार इस बात को आप लोगों के माध्यम से उठाती रही है। मंत्री विरोध कर रहे हैं, विधायक विरोध कर रहे हैं, आखिर सरकार चेतेगी कब? मंत्री विरोध कर रहे हैं तो मंत्री काम क्यों नहीं करा पा रहे? सरकार ने ठेके दिए हैं जिन ठेकेदारों, उन पर सख्ती करने की कार्रवाई मंत्री जी क्यों नहीं करते? बयान देने से, अखबारों में, टीवी में बयान देने से क्या चीज़ें सुधरेंगी? कैबिनेट मंत्री हैं और सरकार का अंग होता है कैबिनेट मंत्री, उनको न्यूज़ में बयान देने से अच्छा है कि वो जमीन में धरातल पे काम करवाएं। न्यूज़ में खाली बने रहने के लिए बयान देने से लोगों की सिंपैथी आप ले सकते हैं, लोगों का भला नहीं कर सकते। स्मार्ट सिटी वो बनाने चले हैं जिनको खुद को स्मार्ट बनाने में अभी वक्त लगेगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या शहर में गड्ढे खोदना स्मार्ट होना होता है? क्या आपको केंद्र ने जो कह दिया और उसमें एक शब्द आप नहीं कहेंगे, क्या उससे आप स्मार्ट बन जाते हैं? तो सच्चाई ये है कि ये भ्रष्टाचार का अड्डा स्मार्ट सिटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट और भ्रष्टतम सरकार, प्रचंड बहुमत वाली, 3 मुख्यमंत्रियों वाली, उन्होंने किया है। कितना पैसा बन रहा है, किस किस का बन रहा है, कितने सीईओ आ रहे हैं, सीईओ जा रहे हैं, इन सब का सवाल क्या है इनके पास? नहीं है, क्योंकि केंद्र ने जो कह दिया उसकी गुलामी करते हुए हमारे शहर को नष्ट करने का काम, हमारे हरे भरे देहरादून को नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इस पाप के लिए इन्हें प्रकृति भी माफ नहीं करेगी। अब आपको सुनवाते हैं कि जनता की क्या राय है इस स्मार्ट सिटी को लेकर। जब जनता से देहरादून स्मार्ट सिटी बनने का सवाल किया तो जनता ने भी देहरादून की बदहाल सड़कों जैसा बदरंग जवाब ही दिया। आइए सुनते हैं क्या है जनता की राय। अभी नहीं, पूरा काम नहीं है सरकार का इस तरीके से, जैसे रोड है, लाइटें नहीं जलती, बहुत पब्लिक को परेशानी होती है। रोड में क्या परेशानी हो रही है? गड्ढे हो रहे हैं, गाड़ियाँ खराब होती हैं, लोगों की चलने में दिक्कत है, कोई भी टक्कर मार के चला जाता है क्योंकि रोडें छोटी हैं, गड्ढे वगैरह हैं। नहीं, ये तो स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा, ये तो बिल्कुल ही सड़कें बिल्कुल बेकार कर दी इन्होंने, तोड़ के जो बनी थी वो भी तोड़ दी, सब बेकार कर दिया। देहरादून ही बेकार कर दिया इन्होंने। जो लोग घूमने आते थे दूर दूर से, सड़कें देख के दूर ही भाग जाते हैं, पर कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ नालियों में इतना गंद भरा हुआ, नालियों में इतना पानी। भैया नहीं बन पा रहा, ये बिल्कुल नहीं बन पा रहा। लोग परेशान हैं, बच्चे स्कूल जाने से परेशान हैं और छोटा पानी भर जाता है सड़कों में, नालियाँ खराब हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहा सरकार। और यहाँ का पार्षद बिल्कुल बेकार। साहब आप सीओ डीएम जितने भी हैं रोज तो उनके तबादले हो जाते हैं। आज ये बन गए हैं वो देखेंगे, उसके बाद हफ्ते बाद पता चला दूसरे बन गए और वो देखेंगे। ऐसे करते करते सालों निकाल देते हैं। ये तो कुछ देखने में तो कुछ नहीं आ रहा है कि ये स्मार्ट सिटी बन रही है। ये पूरा देखिए जहाँ पाई वहाँ गड्ढा ही है। रोड तो यहाँ बिल्कुल बेकार है, सारी टूटी फूटी पड़ी है, गिर भी जाते हैं इसमें चलते हुए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और इसका लाभ आमजन को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने देहरादून और हरिद्वार चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत की झोली में 20वां गोल्ड लाने वाले शटलर लक्ष्य सेन की जीत का जश्न अब उत्तराखंड के साथ पूरा देश मना रहा है। बैडमिंटन में पुरुष एकल के फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने मलेशिया के
एंग जे योंग को हराया है। इसी के साथ ही उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में 16 अगस्त 2001 को पैदा होने वाले लक्ष्य ने कई मेडल जीते हैं। अब वही सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बाद उत्तराखंड के डीजीपी और उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार ने लक्ष्य सेन को बधाई दी है और कहा कि मैं भी उत्तराखंड बैडमिंटन का कई सालों तक अध्यक्ष रहा हूं और मैंने भी हमेशा बैडमिंटन को आगे पहुंचाया है और हम लंबे समय से यही चाहते थे कि हमारे उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर छाया रहे। आइए मैम। जयपुर के मालवीय नगर में बारिश का पानी आफत बन गया है। दरअसल तेज बारिश के बाद नंदपुरी अंडरपास में पानी भर गया। वहीं जीएसटीएस की मिली बस पानी में समा गई। आपको बता दें कि गनीमत ये रही कि यात्रियों को समय रहते रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही इसी जगह मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी की कार भी फंस गई थी। ऐसे में अंडरपास में पानी भरना लगातार हादसों को न्योता दे रहा है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।